ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बज़्म अदब के साथ मैं आपका मेज़बान सुहेल अज़ीज़ आप सबको सलाम पेश करता है। नादरीन, प्रोग्राम बज़्म अदब में हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जो दुनियाए अदब में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत कुछ ऐसी ही सलाहियतों को शायरी के मैदान में मनवा चुके हैं। वो एक कॉम्पेयर भी हैं, एक डिबेटर भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, उस्ताद भी हैं और एक बहुत पाए के शायर भी हैं। हम खुशामदीद कहते हैं जनाब वक़ार अहमद वक़ार साहब को। वक़ार साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। वक़ार साहब, वक़ार से वक़ार अहमद तक का सफ़र आसान रहा, मुश्किल रहा, कठिन रहा, पेचीदा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब किसी भी इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो वो कुछ ख्वाब देखता है और कुछ हक़ाइक़ उसके सामने होते हैं। मेरे साथ भी इसी तरह के सिलसिले रहे। ख्वाब कुछ देखे, फिर हक़ाइक़ कुछ और हो गए, ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आगाज़ से जिस बात के बारे में सोचता था, लिटरेचर से मुझे लगाव था, तो मैं बिलाखिर घूम फिर के अपने मरकज़ से, जो शेर है इक़बाल अज़ीम का कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे ख्वाब हो जाओगे, अफ़सानों में ढल जाओगे। तो ख्वाब होने और अफ़साना होने का सिलसिला बहरहाल ज़िंदगी में रहा, लेकिन अनथक मेहनत, कोशिश और ये सोचना कि ख़ुद कुछ मनवाना है, ख़ुद कुछ करना है, इसने बहरहाल कठिन तो था रास्ता, लेकिन बिलाखिर मंजिल तक पहुँचाया। वक़ार साहब, हमारे नाज़रीन इस बात को जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं कि आप उनसे अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ शेयर करें। देखिए, इब्तिदाई ज़िंदगी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ज़माना तालिब इल्मी में इंसान, ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में, हमारे यहाँ चूँकि एक काउंसलिंग का बड़ा फ़ुक़दान रहा है, वालिदैन अपनी ख्वाहिशात को पेश नज़र रखते हैं और अपने बच्चों में भी वही चीज़ देखना चाहते हैं कि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं इस सिलसिले में बड़ा खुशनसीब रहा कि मेरे वालिद ने मुझ पर बड़ी तवज्जो की, बड़ी मेहनत की, और लेकिन कोई कदगन मुझ पर आयद नहीं की कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, और मैं दूसरे जो दीगर वालिदैन हैं उनको भी इसी बात पर हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि राज़ी करूँ कि अपने बच्चों में टैलेंट देखें कि उनका रुझान ख़ुद का किस तरफ है। मेरे वालिद ने मुझ पर इतनी तवज्जो की कि बचपन से हम खुशख़ती लिखवाई, तकारीर का सिलसिला, बचपन से ख़ुद तकरीर लिख के देते थे, मैं तकरीर करके सुनाता था। मेरी वालदा ख़ुद भी अपने ज़माने में डिबेटर रही थी, तो वो अब्बू तकरीर लिख के देते थे, वालदा तैयारी करवाती थी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, ख़ुद एतमादी होती है, वो मुझको मेरे घर से मिल गई। तो ये इब्तिदाई ज़िंदगी थी और ये एक चूँकि ट्रैक बन गया, उसी पर मैं चलता रहा, लेकिन उसमें कोई बाउंड्री इस किस्म की नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि कहीं और जाने की इजाज़त नहीं है। इवन ये तक हुआ कि मेरा शौक़ बड़ा हो कि मैंने कहा मुझे कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना है, तो मेरे वालिदा ने या वालिद ने इस पर वो नहीं कहा कि स्कूल की तालीम में ये डिस्टर्ब होगी या वो तालीम डिस्टर्ब होगी। उन्होंने मुझको पूरी इजाज़त दी और मैंने फिर जो है वो आगाज़ भी किया कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करने का, 10 सिपारे तक हिफ्ज़ भी किए बाकायदा। लेकिन वही बात कहने मकसद वही है कि इब्तिदा में अगर आपको इस किस्म के वालिदैन मिल जाएँ जिनकी ऐसी सोच हो कि वो बच्चे की सलाहियतों को देखते हुए उसकी फ़ील्ड का तयन करें कि आगे इसको जाके क्या करना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है तलबा के लिए और उनकी शख्सियत किसी भी टूट फूट का शिकार नहीं होती। ये एक बड़ा अहम पहलू रहा। हर चीज़ का आगाज़ काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, इसी तरह शायरी का आगाज़ भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। आप क्या समझते हैं कि आपके घर से आपके वालिदैन ने आपको किसी किस्म की आप पे रुकावट लगाई कि आप शायरी की तरफ ना जाएं? आपकी शायरी का आगाज़ किस तरह से हुआ? देखिए, रुकावट लगाने का सवाल पैदा मेरे लिहाज से, मेरी शख्सियत के हवाले से या मेरी ज़ात के हवाले से इसलिए नहीं होता कि मेरे वालिद ख़ुद शायर थे। तो और न सिर्फ ये कि शायर थे, बहुत सारे शोरा ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने घर के अलावा शायर होते हैं, लेकिन हमारे वालिद एक तो मुशायरे में बचपन से लेके जाना, मैं बड़ा शौकीन हुआ करता था अब्बू के साथ मुशायरों में जाने का, जब शेर की सुध बुध भी नहीं थी, कुछ समझ बूझ भी नहीं थी, लेकिन एक माहौल जो है वो शोरा का मुझे बड़ा मैसर आया और बड़ा खुशनसीब हूँ कि बहुत बड़े बड़े शोरा को मैंने जो है वो अपने बचपने में बाकायदा अपनी आँखों से पढ़ते हुए सुना। तो इसलिए रुकावट का सवाल पैदा नहीं होता। और बचपन में भी अब्बू जो है वो मुझको कहते थे कि कोई नज़्म कहा करो, तो बहुत पहले मेरा ख्याल मैं 4th या 3rd क्लास में था जब वो मैंने बिल्ली पर भी जो है वो
दो चार ऐसे ही तुकबंदी कह लें आप उसको, बाकायदा शेर तो वो खुश होते थे देख के। ये नहीं था कि आप ये शायरी कर रहे हो तो अब तुम तो कुछ भी नहीं कर सकोगे, जो शायर होता है वो कुछ भी नहीं होता है। आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और शायरी जो है वो मेरे नज़दीक एक कैथारसिस है। तो वो आदमी जो दूसरे ज़राए ढूंढता है अपने कैथारसिस के, अपने जज्बात के इजहार के, तो शायरी मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन ज़रिया है जज्बात के इजहार का। तो वालिदैन की तरफ से तो मुझको बड़ी हौसला अफजाई मिली है, तो रुकावट पैदा ही नहीं हो सकती। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि शायरी आपके नज़दीक एक कैथारसिस है। ये बहुत अमूमन कम पाया जाता है। आमतौर पे लोग शायरी को एक एंजॉयमेंट के तौर पे आजकल ले चुके हैं। लेकिन जज्बात का ताल्लुक भी तो तफरीह से तो है, एंजॉयमेंट से है। बिल्कुल। कहते हैं कि ज़िंदगी में हर काम के लिए असातिज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर किसी उस्ताद का साया होना ज़रूरी है, तब आपकी जो रास्ते हैं वो मंजिलों की तरफ बहुत आसानी से चले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में शायरी के हवाले से आपके उस्ताद कौन रहे और उनसे आपकी कितनी उनसियत रही? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। एक ज़माने तक मैं शायरी करता रहा, यानी कि बाकायदा शायरी जिसे कहना चाहिए कि मैंने कागज़ पर अपने शेर लिखना शुरू कर दिए। वो मैंने तक 9th क्लास से लिखना शुरू किए। मैं शेर लिखता रहता था, लेकिन कभी हिम्मत ये नहीं होती थी कि मैं अपने अब्बू को दिखाऊं, क्योंकि वो ख़ुद भी शायर थे। अब वो जिस तरह के शायर थे, तो एक चीज़ का किसी बहुत बड़े आदमी को दिखाना, वालिद तो थे मेरे, उनसे मेरी बड़ी एक क्लोजनेस है, कोई फासले नहीं है, लेकिन एक पेशे के लिहाज से एक डर बहरहाल जो है वो मौजूद था। बहरहाल फर्स्ट ईयर में मैंने जो है वो अब्बू को अपने काफ़ी सारी गज़लें और काफ़ी सारे अशार दिखाए, तो उन्होंने कहा अभी और कहो। मकसद अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि आपकी जो है वो इस्लाह की जाए या कुछ ऐसा की जाए। उन्होंने कहा अभी और कहो। फिर कहता रहा। फिर मैंने इंटर में आकर के 12 लेख मैंने कहा भाई ये गज़ल एक कही, इसको आप ज़रूर देखें। तो फिर उन्होंने उस गज़ल को देखने के बाद कहा कि हाँ अब तुम जो है वो उस्ताद करो और तुम चले जाओ अनवर बरेलवी साहब के पास। तो मैं ये समझूंगा कि मेरे दो उस्ताद हैं एक तरह से। एक तो ख़ुद मेरे वालिद साहब, लेकिन उन्होंने इस तरह से सलाह नहीं फरमाई। जब उन्होंने ये देखते रहे कि ये इस काबिल हो गए कि इसको किसी उस्ताद के पास भेजा जाए, उसके बाद उन्होंने अनवर बरेलवी साहब के पास भेजा। अनवर बरेलवी साहब गो कि उनकी उम्र काफ़ी है, तकरीबन 85 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो एक जवान आदमी हैं। वो जवान से मैं इसलिए कहता हूँ कि उनके पास जो सोचने समझने की सलाहियत है, रीडिंग है, माइंड रीडिंग है, नफ्सियात की का मुताला है। तो वो कभी भी उनसे मुलाकात जब होती ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि मुझे ऐसा लगे मैं किसी बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी के पास आ गया हूँ, अब उसको मुझे वो तमाम जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अदब करना है, नीचे बैठना है, इस तरह का सिलसिला नहीं होता। वो बिल्कुल मुझसे एक दोस्त की तरह से, एक शफीक दोस्त की तरह से मुलाकात करते हैं। मैं सारी बातें जिस तरह के भी ख्याल होता है, मौजूनियत है, क्या ये ख्याल आया है उस्ताद, किस तरह से इसको किया जाए, तो वो उनसे करता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, और ये उनकी बड़ी करम नवाजी है, बड़ी मेहरबानी है कि वो डांटते भी हैं और कभी उस्तादी पर आ जाते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि रात जो है वो एक दफ़ा तकरीबन 9:30 बजे के करीब वो बैठे, कहने लगे यार एक जहन में मेरे ज़मीन आई है, इस पर गज़ल का हो। तो सुबह 4 बज गए, मैंने तकरीबन उनको कोई 21 शेर उसमें सारी रात में बैठ करके कहता रहा कि उस्ताद ये है। वो भी जागते रहे मुझसे, तो इस तरह की मशक़ें भी करवाते रहें। तो ये जो ज़माना होता है, ये जो दौर होता है और ये जो मरहले होते हैं ना, ये बड़े यादगार भी होते हैं और आदमी बहुत कुछ सीखता है इनमें। बेशक। तो वो उनसे भी सीखने को मिला।